नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के तीसरे अध्याय दिल्ली के सुल्तान के बारे में। दोस्तों, यह इस अध्याय की तीसरी वीडियो है। इससे पहले की 2 वीडियो में हम देख चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किन 5 राजवंशों ने शासन किया था और साम्राज्य की बाहरी एवं भीतरी सीमा का क्या मतलब था। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे की कहानी का वर्णन करेंगे। यदि आपने पहली 2 वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो आप उन 2 वीडियो को भी देखिएगा। उन दोनों वीडियो के लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। दोस्तों, आज का पहला बिंदु जिससे हम अपनी इस वीडियो का आरंभ कर रहे हैं, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नजदीक से एक नजर, इससे हम आरंभ कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था वह एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इसीलिए अकेले सुल्तान इस साम्राज्य के प्रशासन को नहीं चला सकता था। इसीलिए अपने साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए उसने कुछ अधिकारियों को और प्रशासकों को नियुक्त करना आरंभ कर दिया। उसने अपने अधीन अनेक प्रशासकों को और सूबेदारों को नियुक्त किया था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के जो शुरुआती सुल्तान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश जैसे लोग, वो प्रशासकों के रूप में अपने अधीन गुलामों को नियुक्त करना अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। यहाँ तक कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला जो पहला राजवंश था उसको गुलाम राजवंश ही कहा जाता है। और इस राजवंश को गुलाम राजवंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान दिल्ली सल्तनत पर जितने भी शासकों ने शासन किया वे स्वयं या तो गुलाम थे या फिर गुलाम शासकों की संतान थे। इसी कारण प्रथम राजवंश को गुलाम राजवंश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गुलाम को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता है और इन्हें मुख्य रूप से सैनिक सेवा करने के लिए खरीदा जाता था, परंतु कई बार इन लोगों को अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए प्रशासनिक पदों पर नियुक्त कर दिया जाता था। आमतौर पर इन गुलामों को बेटों से भी ज्यादा विश्वसनीय माना जाता था। दिल्ली सल्तनत के जो दूसरे सुल्तान थे, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश या इल्तुतमिश, उन्होंने अपने 40 विश्वास पात्र गुलामों का एक दल बनाया था जिसको तुर्कान ए चेहलगानी कहा जाता था। इसमें उन्होंने चुन चुनकर अपने उन 40 गुलामों को नियुक्त किया था जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा राजवंश था, तुगलक राजवंश, उसमें फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों की देखरेख के लिए एक पूरा विभाग स्थापित किया था जिसे दीवान ए बंदगा कहा जाता है। अक्सर तत्कालीन दस्तावेजों में इन गुलामों को बेटों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। आपकी किताब में इसका एक अंश दिया गया है दोस्तों, उसके बारे में अभी हम दृष्टिपात करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या दिखाने का प्रयास किया गया है गुलामों के बारे में या बंदगा के बारे में। दोस्तों, प्रस्तुत ये जो पैराग्राफ है ये एनसीईआरटी की पुस्तक 38 नंबर से लिया गया है, प्रश्न नंबर से। इसका जो विषय है वह है बेटों से बढ़कर गुलाम, और इसमें बताया गया है कि गुलामों को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता था। दोस्तों, तवारीख के लेखकों के द्वारा अक्सर सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम का हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। तो दोस्तों, तत्कालीन जो तवारीख के लेखक थे वो खुद सुल्तानों को यह सलाह दिया करते थे कि गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्हें किसी पशु की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासकों ने इन गुलामों का प्रशासनिक कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। खासतौर पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक 2 ऐसे शासक थे जिन्होंने बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर इन गुलामों को नियुक्त किया। इन्होंने केवल प्रशासनिक पदों पर ही इन बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर गुलामों को नियुक्त नहीं किया, बल्कि अनेक निम्न कुल से आने वाले लोगों को भी बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। अक्सर दरबार के जो अमीर हुआ करते थे वो बादशाहों के इन कदमों की आलोचना करते थे
क्योंकि उनका मानना यह था कि बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर कार्य करने के लिए उच्च कुल का व्यक्ति ही योग्य हो सकता है। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने योग्यता के आधार पर पदों को भरना शुरू किया तो उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति के वर्ग को नहीं देखा कि वो निम्न वर्ग से आता है या उच्च वर्ग से आता है। और जब उन्होंने योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति करनी प्रारंभ की तो दरबार के अधिकारियों ने इसके लिए बादशाहों की आलोचना की। दोबारा दोस्तों, ये अंश हमारे अतीत पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 38 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारीजन। इसमें लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीज खुम्मार नामक कलाल यानी शराब बनाने और बेचने वाला, फिरूज हजाम नामक नाई, मनका तब्बाफ नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासक, इन्होंने स्वच्छंदता पूर्वक अधिकारियों की नियुक्तियों को जब करना प्रारंभ किया तो दरबार के अधिकारियों ने ही इनकी आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर दोस्तों, इन गुलामों की एक कमी यह होती थी कि ये अक्सर उस शासक के प्रति तो वफादार रहते थे जो शासक इनकी नियुक्ति करता था। उस शासक की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी होते थे उसके खिलाफ ये कभी भी अपनी वफादारी नहीं दिखाते थे और अपने शासक की मृत्यु के बाद अक्सर ये लोग बागी हो जाते थे, स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन करने प्रारंभ कर देते थे। इसीलिए नए शासकों के लिए इनको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता था और नए शासकों को अपना ज्यादातर वक्त पुराने गुलामों को नियंत्रित करने में ही बर्बाद करना पड़ता था या व्यतीत करना पड़ता था। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। दोस्तों, अलाउद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसको प्रशासन के ऊपर दृष्टिपात करना पड़ा। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बड़ा छोटा था, इसीलिए वह प्रशासनिक सुधारों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाया था। इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन के लिए एक नई प्रणाली को शुरू किया जिसे इक्तेदारी प्रणाली कहा जाता था। इसके अंतर्गत यह होता था कि बादशाह अपने अधीन अधिकारियों को भूमि के टुकड़े आवंटित कर देता था और इन भूमि के टुकड़ों को इक्ता कहा जाता था। इनको प्राप्त करने वाले अधिकारी को इक्तेदार या मुफ्ती कहा जाता था। भूमि का यह टुकड़ा इन अधिकारियों को वेतन के बदले में दिया जाता था। इस भूमि के टुकड़े से वे लोग कर इकट्ठा करते थे और उससे अपनी जीविका चलाते थे और इसी पैसे से उन लोगों को एक घुड़सवार सेना रखनी होती थी अपने अधीन, जिसे जब बादशाह को इसकी जरूरत होती थी तो उसकी सेवा में पेश करना होता था। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये मुक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र थे, इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता था, बल्कि प्रशासन की ओर से इन मुफ्तियों के ऊपर यथासंभव नियंत्रण रखा जाता था। लेखपाल और राजस्व अधिकारी उनके ऊपर यह नियंत्रण रखते थे कि जो कर उनको उगाने हैं, जितने कर इकट्ठे करने हैं, वे उससे ज्यादा कर इकट्ठा न करें। इसके लिए राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। और कई बार यह होता था कि ये मुफ्ती अधिक ताकतवर होकर प्रशासन को चुनौती देने लगते थे, इसीलिए एक समय के बाद थोड़े थोड़े अंतरालों के बाद इनका ट्रांसफर कर दिया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, ताकि ये लोग ताकतवर होकर बादशाह को चुनौती न दे सकें। तो दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों के संबंध में ये थी हमारी तीसरी वीडियो, जिसमें हमने प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और